और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्य विपक्षी दल के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शेख हसीना के इस्तीफे में नई पीढ़ी की ताकत दिखी है, यानी कि वहां पर इसको कामयाबी के तौर पर ले रही है। प्रदर्शनकारियों और छात्रों को बधाई। तारिक रहमान की ओर से ये बातें कही गई हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल की ओर से खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान, जिनका ये बयान सामने आया है और उनकी ओर से यहां पर कहा गया है कि हम सब मिलकर लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। इस ओर आगे बढ़ते हुए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, यानी कि लोकतंत्र की बात करते हुए तारिक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी की ओर से आया हुआ ये बयान अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है और उनकी ओर से जो तस्वीरें ट्वीट की गई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर आप लगातार वो युवाओं की ताकत दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी और छात्रों को बधाई। लगातार ताकत उनकी ओर से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जनता जब सड़कों पर उतरती है अपनी मांगों को लेकर तो फिर हालात किस तरह के बन जाते हैं। तारिक रहमान का ये बयान आपने देख लिया है। जैसे हमारे साथ हबीबुल साहब जुड़ेंगे मैं उनके पास चलूंगी, लेकिन ये जो मुख्य विपक्षी दल का बयान आया है सुशांत सरीन जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि हम सब मिलकर लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे और इसके साथ ही युवाओं को वो बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। नहीं देखिए, अब वो जो बीएनपी वाले हैं जब पिछली बारी सत्ता में थे कौन सी लोकतांत्रिक सरकार चला रहे थे? सारे जितने इस्लामी दहशतगर्द ग्रुप थे उनके साथ तो उनकी सांठगांठ थी। जमात इस्लामी को उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। भारत के खिलाफ आतंकी गुट जो थे उनको उन्होंने संरक्षण दे रखा था। तो अपने आप को और खुद इन्होंने जो पैसा बनाया बांग्लादेश के लोगों को लूट के, वो भी सबके सामने है। तो इनसे कोई पूछे ना कि इनके जो पिताजी थे वो तो मेजर थे, मेजर जनरल थे फौज में, और ये लंदन में कैसे रह रहे हैं? पैसे किसने दिए इनको वहां पर रहने के? या ब्रिटिश सरकार इनको पैसे देती है? तो ये लूट वूट के पैसे लेके गए हैं ये इनके भाई। तो इनकी तो जो लोकतांत्रिक वो है विरासत है वो सबको पता है। इनके पिताजी जो थे वो भी डिक्टेटर थे, तो वो रहने दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन इशू ये है कि ये जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, देखिए अफगानिस्तान में भी 3 साल पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, बिल्कुल अभी भी इंटरिम गवर्नमेंट है। तो जब बनेगी सरकार और उसके पीछे कौन होगा, वो कब तक रहेगी, क्या टाइम फ्रेम दिया जाता है? जियाउल हक जो था पाकिस्तान का, वो हर बोलता था हर 90 दिन में मैं इलेक्शन करवाऊंगा। वो 90 दिन 11 साल तक उसने लटका के रखे, उसने चुनाव नहीं करवाए। तो ये भी हमारे सामने है, इसी खित्ते का इतिहास है, हमारे सामने है। तो इसलिए मैं कोई ज्यादा जजमेंट अभी पास नहीं करूंगा कि भाई फौज का क्या स्वरूप हो गया है। ये वही फौज है जो वो किस लेवल पे है। अब जनरल साहब की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं तो जब तक देख नहीं लूंगा कि जमीनी स्तर पर वो क्या कर रहे हैं, क्या वो जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं या वो इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सटेंड करते हैं कि सब कुछ हम साफ साफ करके दोबारा से जमहूरियत लेके आएंगे, वो किसको सत्ता में लेकर के आते हैं। हो सकता है कि क्योंकि अब सत्ता एक लिहाज से इनके हाथ के में है, तो हो सकता है उसका भी लालच हो जाए कि भाई हम थोड़ा इसका आनंद उठाएं। तो अभी कुछ पता नहीं है, अभी हालात बहुत ज्यादा एक फ्लक्स में हैं, बहुत तेजी से घटना चक्र चल रहा है। इसलिए कोई भी आंकलन लगाना कि अब इस दिशा में बांग्लादेश जाएगा और इस तरीके की सरकार आएगी और जमहूरियत का बोलबाला होगा, मैं ख्याल कुछ थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम से देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी इस बारे में इंतजार करना होगा। अलग अलग तस्वीरें लगातार जो ढाका से या बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं वो दिखा रहे हैं। अभी 2021 में ही जब शेख मुजीबुर रहमान की जन्म जयंती का 100वां वर्ष मनाया जा रहा था तो बहुत बड़ा कार्यक्रम शेख हसीना की ओर से किया गया। मैंने खुद जाकर बांग्लादेश में ढाका में रिपोर्टिंग की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार उनकी ओर से जो कोशिशें की गई, लेकिन हाल में बीते 2 महीनों में जिस तरह के हालात बने उसने बहुत बड़ी चुनौती शेख हसीना के सामने रख दिया। अशोक सिरजनहा जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, लेकिन यहां पर शेख हसीना की सरकार ने भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको सही तरीके से हैंडल करने में वो नाकाम रही। उनकी ओर से कोशिशें की गई, लेकिन जिस तरह की होनी चाहिए थी शायद यही वजह रही कि लगातार आंदोलन और ज्यादा उग्र होता हुआ चला गया। बांग्लादेश हिंसा में 300 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। 14 पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग में जान जा चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 11,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। $10 बिलियन का इकोनॉमी को नुकसान हुआ है बांग्लादेश को। अशोक सिरजनहा जी,
ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, देखिए यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अक्सर हमने देखा है बयानबाजियों का दौर जारी रहता है किसी भी देश में, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, मुख्य विपक्षी दल की ओर से जो बयान सामने आ रहा है उस पर भी आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। इनकी भी भूमिका अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, बहुत शुक्रिया चित्रा, आपने जो बताया है और जो प्रश्न किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जो तारिक रहमान ने कहा है, मेरे ख्याल से और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो इसका जो है सफलता का सेहरा अपने सिर पर लेना चाहेंगे। जो भाई हमने इसको लीड किया है, हमारे जो यूथ पावर है वो लेकर आई है, और जो कुछ, क्योंकि वो अपने को अग्रणी में रखना चाहेंगे, आगे रखना चाहेंगे। जो कुछ भी वहां पर होता है उसका जितना भरपूर फायदा उनको मिल सकता है मिलना चाहिए। देखिए, बेगम खालिदा जिया की तो हेल्थ वैसे ही खराब है, तारिक रहमान लंदन में रहते हैं, तो इसीलिए इनका ज्यादा इतनी वहां पर जो लीडरशिप थी, मैं जब वहां पर था 1990 के दशक में, तब के जो इनके लीडर्स थे बहुत, तब उनकी सरकार भी थी, सैफुर रहमान थे और सब लोग थे, होदा थे, वो सब अब खत्म हो चुके हैं। सेकंड रंग लीडरशिप देखिए, ना तो अवामी लीग में थी और ना ही बीएनपी में है, तो इसीलिए खाली अब तारिक रहमान वहां से आएंगे, वही ये प्रयास करेंगे जो इसका श्रेय है जितना उनको ज्यादा मिल जाए, और जैसे वो जाते हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, वो अपनी कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वहां पर लेकर आ पाए। बिल्कुल। दूसरी बात देखिए, जो आपने कहा है जो क्या गलतियां हुई, तो गलतियां तो यकीनन हुई, क्योंकि देखिए शेख हसीना ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही बेहतरीन काम किया है, पर जिसे कहा जाता है ना, जो हर चीज की कोई शेल्फ लाइफ होती है, अब वो 15 साल से वो अपना सरकार में थी, और जो कहा जाता है उनको अब वही सुनाया जाता था जो वो सुनना चाहती थी, चाहे वो एरोगेंस हो, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो, करप्शन हो, इन्फ्लेशन हो, प्राइसेस, ये सब जो हो रहे थे इनको उन्होंने अनदेखा किया। और फिर जब उन्होंने ये कहा जो ये सभी जो प्रोटेस्टर्स हैं ये सभी रजाकार हैं, ये सभी ट्रेटर हैं, आई थिंक उसने दैट हैज हिट अ वेरी रॉ नर्व इन लोगों के बीच में, और उसी से ये एकदम, और ये जब हुआ है तो जो आपकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जमात है, बीएनपी है, मेरे विचार से बाहर से भी जो है, क्योंकि आईएसआई तो हमेशा ही यहाँ पर एक्टिव रहने का प्रयास करता है, इन सब ने ये देखा है जो ये मौका बड़ा अच्छा है, इसका हम मौके का कैसे पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये सभी जो अपोजिशन फोर्सेस थे, हालांकि उनकी जो रिजर्वेशन की मांग थी उसको तो स्वीकार कर लिया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया गया, परंतु और सबको इसको ब्रॉडन करके सभी मिलकर आकर उनके विरुद्ध उन्होंने ये किया है, और इसका हश्र हम देख रहे हैं सामने हमारे है। 2-3 बड़ी गलतियां मेजर जनरल संजय मेश्राम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और लगातार वहां की जो तस्वीरें आ रही दिखा रहे हैं, और यहां पर शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू बंगाल आ रहे हैं, इस तरह का दावा उनकी ओर से कर दिया गया है। केंद्र सरकार से बात करें राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से, जो वहां पर नेता विपक्ष भी हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी ये जो टिप्पणी है संजय मेश्राम जी, उस पर भी मैं आपसे चाहूंगी। और यहां पर जिस आरक्षण का जिक्र यहां पर अशोक सजनहार जी कर रहे थे, देखिए 1971 में बांग्लादेश जब आजाद होता है 80% आरक्षण रहता है, 2012 में उसमें बदलाव करके 56% कर दिया जाता है, 2018 में 4 महीने का लंबा चौड़ा प्रदर्शन चलता है, कोटा खत्म हो जाता है, हाईकोर्ट के आदेश से फिर आरक्षण आता है, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण वाला फैसला पलट दिया और आरक्षण 56% से 7% कर दिया गया, यानी कि यहां पर वापस भी लिया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5%। उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात पैदा हुए तो 3 बड़ी गलतियां आपको क्या दिखाई दे रही हैं संजय मेश्राम जी? और ये बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस तरह के जो दावे भी निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी। और देखिए चित्रा, 3 बड़ी गलतियां जो साफ उभर के आती हैं, कोई इसमें सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन 3 जो मेजर गलतियां हैं। पहली गलती तो मेरे को ये लगता है कि शेख हसीना शायद अपने अवाम या जनता के साथ थोड़ी डिस्कनेक्टेड थी, और वो जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं, उसको शायद उन्होंने बिल्कुल धिक्कार दिया कि मेरे को सुनना ही नहीं है, और फिर जो उनको इंटेलिजेंस इनपुट देना चाहते थे वो वही देंगे जो वो सुनना चाहती है। तो एक गलती है कि वो डिस्कनेक्टेड थी, और वो जो बोलते हैं ना, एक लीडर को अपना पल्स समझना चाहिए अपने लोगों का, शायद वो अपना लोगों का और खासकर यूथ का, स्टूडेंट्स का पल्स नहीं समझ पाई, और वहां पर वो उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की और अनदेखा कर दिया।
दूसरा एक और बड़ी गलती हुई है, जो ये इलेक्शंस हुए थे जनवरी में। देखिए ये सब तभी से शुरू हो गया था, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट। खासकर जो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने इलेक्शंस बॉयकॉट कर दिए थे, तो वो उनको एक समझना चाहिए था। देखिए एक डायलॉग डिप्लोमेसी उनको करना चाहिए था। एक बिल्कुल। अथॉरिटेटिव रूल पे, एक डिक्टेटोरियल रूल पे अगर वो आ गई और उन्होंने बाकियों को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो एक और बहुत बड़ी गलती थी। देखिए पॉलिटिकल में सबको को एग्जिस्ट करना पड़ता है, ये सबको पावर चाहिए, लेकिन दूसरों की भी वो सब समझनी चाहिए अपोजिशन की क्या चाहत है, तो वो एक और शायद उनकी गलती थी। और तीसरी जो मेरे को एक और गलती उनकी लगती है, जो एज अ लीडर सबसे अहम ये होना चाहिए कि उनको अपने लोगों के बारे में और जो वहां पर इनपुट्स आती जा रही हैं उसका हमेशा ध्यान रखते हुए सेना के साथ उनके शायद जो क्या नाम है रिश्ते थे उसमें भी थोड़ा वो है। क्योंकि आप देखिए जो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में लोग घुस गए, सिक्योरिटी वाले ने रोका ही नहीं। ये भी थोड़ी बड़ी अजीब स्थिति है, कैसे मतलब थोड़ा भी एक तो रेजिस्टेंस करना चाहिए था, उन्होंने तो पूरी खुली छूट दे दी है। तो साफ जाहिर है इनका अपने जो रूल जो सिस्टम था जी। उनके साथ भी शायद डिस्कनेक्टेड था।